फ्रेंड, आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो पहला ये प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देखें। सीटेट एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, क्योंकि जो प्रिपरेशन हमने आप लोगों को कराई है उनमें से सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। और आज का ये क्लास रखी गई है ईवीएस की। ऐसे प्रश्न ईवीएस सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखें। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। जो मगरमच्छ हैं वो मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए? किसके लिए ये मगरमच्छ मारे जाते हैं? तो सींगों के लिए गैंडे का शिकार किया जाता है, जो जिसके सींगों का उपयोग करते हैं मनुष्य अपने जीवन के लिए, किसी दवाई के लिए। गैंडा जो सींगों का उपयोग करते हैं गैंडे से लिया जाता है। और दांतों का उपयोग, हाथी दांत का उपयोग किया जाता है। हाथियों को मारने के लिए उनके दांत निकाले जाते हैं। इसके बाद खुशबू के लिए एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी सुगंध काफ़ी लंबी दूरी तक यानी 1 किलोमीटर तक फैला सकता है? तो उसका नाम है रेशम का कीड़ा। कौन सा? रेशम का कीड़ा। और मगरमच्छ शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं उनकी त्वचा के लिए। त्वचा से दवाई प्राप्त की जाती है, जिससे दवाई बनाई जाती है, इसलिए मगरमच्छ त्वचा के लिए मारे जाते हैं। अगला प्रश्न, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। सबसे पहली बात तो ये है कि बोरा क्या है। तो बोरा एक चावल की किस्म है। किसकी? चावल की एक किस्म है बोरा। और इसी को कहते हैं चिपचिपे चावल। बोरा एक कैसी है? चिपचिपे चावल की एक प्रजाति है। इसका उपयोग असम राज्य में किया जाता है। ये चावल है बोरा चिपचिपे चावल, ये असम राज्य में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। जो सर्दियों के समय में जो दादी की या किसी भाई या बहन की जो त्वचा है वो रूखी पड़ जाती है, उसको बचाने के लिए, रूखापन से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रूखापन जो त्वचा है उसको रूखेपन से बचाया जाए, जल और औषध जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका, किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित जो घोल बनाती है त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए, ये उपयोग करती है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। किसका? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। अगला प्रश्न, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। इसको क्या कहते हैं? सूर पक्षी, कौवा, वॉरवेट, भारतीय रॉबिट। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौन सा? कौवा। और कौवे के घोंसले में ही कोयल अंडे दे देती है। कौवा बेचारा इस अंडों को से लेता है। यह है कौवे की परेशानी सबसे बड़ी। और छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला
घोंसला बनाने वाला पक्षी है सूर्य पक्षी। इसका नाम है सूर्य पक्षी। अगला प्रश्न है कि ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री की संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उनमें ये क्या दर्शाता है PNR। ये दर्शाता है यात्री की संख्या का रिकॉर्ड, यात्री का नाम। PNR जो पैसेंजर होती है उसमें यात्री का नाम नहीं होता है, व्यक्तिगत नाम इसमें नहीं होता है, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड इसमें नहीं होता है, इसमें यात्री संख्या रिकॉर्ड होती है। क्या होती है? यात्री संख्या रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? जो मलयालम भाषा है उसमें अपनी जैसी माँ है उनकी बड़ी बहन को क्या कहते हैं? जैसे हिंदी में मौसी कहा जाता है उसी प्रकार मलयालम भाषा में क्या कहते हैं? बलियम्मा, अम्मुमा, अम्मुमा, दीदू। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ऐसा स्थान इस ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है जो केरल राज्य में होता है? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। केरल में कौन सा स्थान है? तो वलसाड एक केरल में स्थान है, प्रसिद्ध स्थान माना जाता है वलसाड केरल में। अगला प्रश्न है गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है किस जगह? उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। सबसे पहले ये देखें कि यह गांव का नाम वहाँ उगने वाले खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है। इसके बाद पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव राजस्थान राज्य में है। खेजड़ी का वृक्ष केवल राजस्थान राज्य में है। ये दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हाथियों के झुंड हैं उनका मुखिया होता है। हाथी होते हैं उनके झुंड में उसका नेतृत्व कौन करता है? उसका मुखिया कौन होता है? सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। आपको दिमाग का भेजा हिल जाएगा। ऐसे प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो हाथियों के झुंड में जो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है उसी का ये नेतृत्व करती है झुंड का। बी इसका आंसर है। सबसे उम्रदराज मादा हाथी हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। अगला प्रश्न मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। जो मिट्टी के बर्तन हैं जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, जैसे गगई वगैरह बनाता है, तो उनको मजबूत किस प्रकार किया जाता है? उसको जलाने से, भुनने से, गलाने से या बेक करने से। मिट्टी के बर्तन मजबूत किस प्रकार होते हैं?
तो सबसे पहले जलाने से नहीं होता है और भुनने से भी नहीं होता है, ना गलाने से होता है। उन मिट्टी के बर्तनों को बैक करके, बैक का मतलब है बनाकर, और उन्हें एक जैसे ईंट की वो ईंट भट्टी होती है उसी प्रकार उनको बैक किया जाता है, जिसको कहते हैं पकाना देसी भाषा में। अगला प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे दांत या आपके दांत में दर्द हो रहा है तो उसका उपचार किस प्रकार किएंगे। गांव की जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ दवाई गोली इतनी जल्दी उपस्थित नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए एक उपाय कौन सा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या फिर यूँ कहें कि शहरी क्षेत्रों के लिए एक पुरानी प्रचलित जो देसी दवा होती थी उसके अकॉर्डिंग, तो पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंफ का, सौंफ खाने से जो दांतों में दर्द हो रहा है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्रम पहचानिए। इनका आपको ये क्रम पहचानना है कि जो खाना बनाते हैं उसका क्रम क्या है। आटे को लगाने का क्रम क्या है, तो आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी गोल लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, ये सही है। या आगे भी देखते हैं, जैसे आटे की छोटी छोटी लोइयाँ, आटे की डायरेक्ट लोइयाँ तो नहीं बन सकती, पहले आटे को गूंथना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ए और डी ऑप्शन बचते हैं, तो इनको चेक करते हैं। आटे को गूंथकर लोइयाँ बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए और आग पर भुना दीजिए। तो इसमें 2 बार रिपीट होगा, लोइयाँ को तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोई बना लीजिए। ये ऑप्शन कट गया। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है, आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेलकर और साग और आग पर पकाकर, ये सबसे बेस्ट तरीका और क्रम है इसका। अगला प्रश्न, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, हाथों और चेहरे की गति। जो नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, जो व्यक्ति नृत्य या नाच करते हैं उनको प्रदर्शित करने का क्या भाव है। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, हाथों और चेहरे की गति। उनमें नृत्य में जो नृत्य करते हैं, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं, हाथों और चेहरे की गति प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, किस प्रकार सीखेंगे। जो बालक बोल नहीं सकते और कानों से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, उनके लिए कौन सी भाषा है, उनको पढ़ाने का कौन सा तरीका है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते उनको सिखाने का तरीका कौन सा, कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। आप एक शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं तो कोई बालक आपका विद्यार्थी ऐसा क्लास में आ गया जो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, तो उसके लिए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। ब्रेल के माध्यम से अंधों बालकों को पढ़ाया जाता है। जो अंधे होते हैं उनके लिए, दृष्टिबाधित होते जिन्हें कहते हैं, उनके लिए ब्रेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। स्थानीय भाषा के माध्यम और मातृभाषा के माध्यम ये पढ़ाने
ये भी पढ़ाने के तरीके हैं, भाषाएं हैं, लेकिन जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते उन्हें सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए। सांकेतिक भाषा से, जो सांकेतिक भाषा है उसके माध्यम से जैसे इशारे देकर पढ़ाना, इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, झरना। इसमें सब जो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से अलग आपको छांटना है कौन सा हो सकता है। तो नदी, पर्वत, झील, झरना। झरना, झील, नदी ये सभी जल के स्रोत होते हैं। कैसे होते हैं? जल के स्रोत। इनमें पानी की उपलब्धता पाई जाती है। और पर्वत एक पानी की उपलब्धता वाला नहीं है। बी इसका आंसर सही है। भिन्न आपको बताना था तो पर्वत इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, आपको केवल मैं प्रश्न नहीं बता रहा हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि किस प्रकार आंसर निकाले जाते हैं और किस प्रकार इस पेडागोजी को सॉल्व किया जाता है। ईबीएस एग्जाम जो सीटेट का है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको समझना है। मैं उसी को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो ऐसा ये पेडागोजी का प्रश्न है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें, ध्यानपूर्वक सभी लोग इसको देखें। जैसे स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना, ये तो सही है, सही बात है कि स्कूल का जो माहौल है, स्कूल का जो वातावरण है वो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये बात सही है। ऑप्शन ये भी सही है। दूसरा पढ़ते हैं, रटने को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब है रोकना। इसका मतलब क्या होता है? रटने को रोकना। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना ये गलत है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया। इस प्रकार पेडागोजी निकाली जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए और बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो यहाँ से निश्चित करना ये गलत हो गया। निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार ये गलत होगा। डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, लेकिन आपको ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा क्योंकि ए बी सी इसके आयोग ने भी माना था और ए ही ऑप्शन मानना पड़ेगा। ए फॉर आगरा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो प्राथमिक स्तर है उस पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य होना चाहिए, सत्य बताना है। तो कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक ईवीएस के रूप में, एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला प्रश्न है कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा, विवरण। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? विवरण को कम किया जाना, चित्र पठन, कथा, स्वतंत्रवाद ये तो करना चाहिए, लेकिन विवरण को कम किया जाना चाहिए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जितनी लोगों तक ये क्लास पहुंचेगी उतने लोगों का ये भला होने वाला है। क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। तो आपको क्वालिफाई करनी है ये, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस क्लास को। अंतिम समय की ये क्लासें चल रही हैं, आपका एग्जाम का भी करीब आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए प्राथमिक जो वास्तविक चुनौतियां हैं वो परिभाषाएं और जानकारी नहीं होना चाहिए, रटकर सीखना भी नहीं होना चाहिए। अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के लिए अवसर शब्द ये सबसे बेस्ट है। डी फॉर डेनमार्क आंसर है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के माध्य पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, भोजन, कार्य और खेल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? कार्य और खेल ये शामिल है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद के द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के जो आकलन उनके द्वारा। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद के द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा। डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दे के आसपास बहस आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित
वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दे आसपास बहस आयोजित की जाती हो, विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट दिखाकर। तो मुद्दे के किस प्रकार दिखाना चाहिए? यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? विश्वकोश, विकिपीडिया, रेडियो या क्षेत्र भ्रमण? ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन होगा? क्षेत्र भ्रमण। अगला प्रश्न है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा। ABC, A फॉर आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ और वास्तविक घटनाएँ क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। आसान बनाना ये गलत है, तो आंसर इसका है ABC, D फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, अनौपचारिक सीखने पर। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। A फॉर आगरा। अगला प्रश्न, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है किसका? उपाख्यानक, रिकॉर्ड, दृष्टांत का, अवलोकन का, चेकलिस्ट का, रूब्रिक का। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। इसी को कहते हैं रूब्रिक। अगला प्रश्न है, ईवीएस में आत्म आकलन क्या होता है? ईवीएस में आत्म आकलन क्या होता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, सीखने का आकलन। सीखने
के लिए आकलन और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना। सीखने का आकलन। कौन आएगा इसमें? सीखने के बारे में सीखना, ये आएगा डी फॉर डेनमार्क। आज का ये अंतिम प्रश्न है। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। ईवीएस का सीखना हमेशा होता है सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त। ए फॉर आगरा। तो सभी मित्रों से, सभी भाइयों बहनों से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जिससे क्लियर हो सके और लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को शुक्रिया और बहनों भाइयों को नमस्कार।